हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? बताइए। हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है भाग 9। भाग 9। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। भाग 9 के अनुच्छेद 243 ख 243 ख के अनुसार प्रत्येक राज्य में ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों का गठन का प्रावधान किया गया है। यहां पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सेकंड नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? ये अपने को यहाँ पर बताना है। यानी कि भारत के संविधान निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों इसमें देखिए 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। तो यहाँ पर अपना राइट आंसर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 3 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में भारतीय संविधान के मध्य है और सूची सेकंड में स्रोत है। यानी कि अपने को बताना है कि भारतीय संविधान की कौन सी चीज कहाँ से ली गई है। देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको दिख रहा होगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। ये कहाँ से लिए गए हैं? ये आयरलैंड से लिए गए हैं दोस्तों। कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से। ठीक है। देखिए मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? तो दोस्तों आप सभी को पता है कि ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं दोस्तों मूल अधिकार। आपात उपबंध की जो प्रक्रिया है ये दोस्तों जर्मनी के संविधान से ली गई है। ठीक है। और शासन की संसदीय प्रणाली है ये दोस्तों ग्रेट ब्रिटेन से ली गई है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 3 2 1 इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि अपना 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए 4 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? कौन सा जोड़ा इसमें सुमेलित नहीं है वो अपने को यहां पर बताना है। दोस्तों देखिए भारत का सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 124 में दिया गया है, बिल्कुल सही है। भारत का निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 में इसके गठन का प्रावधान किया गया है, बिल्कुल सही है। महाधिवक्ता का दोस्तों अनुच्छेद 165 में प्रावधान किया गया है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखिए संघीय लोक सेवा आयोग और अनुच्छेद 332 दे रखा है जो कि गलत दे रखा है। दोस्तों अनुच्छेद 332 में राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए आरक्षण से संबंधित बात कही गई है। दोस्तों संघीय लोक सेवा आयोग है ये अनुच्छेद 318 में है। ठीक है। तो यहाँ पर 318 होता तो ये सही होता। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है। 5 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए निम्न सूचियों को सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दिया गया है। दोस्तों अपने को बताना है कि कौन सा भाग में क्या है। देखिए यहाँ पर मौलिक अधिकार दोस्तों भाग 3 में है। कौन से में है? भाग 3 में मौलिक अधिकार है। मौलिक कर्तव्य, अब यहां पर देखिए क और इसमें अधिकार आ रहा है। ठीक है। तो मौलिक अधिकार ये भाग 3 में है। मौलिक कर्तव्य क का मतलब आप ए लिख सकते हैं इसको। ठीक है। यानी कि भाग 4A या भाग 4 क भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है। और संघ दोस्तों जो संघ है ये भाग 1 में इसका प्रावधान है संघ का, और आपात का प्रावधान है दोस्तों भाग 18 में। ठीक है। भाग 18 में। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 1 4 3 2 1 4 3 अपना इसमें राइट आंसर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 6 नंबर का प्रश्न है, संविधान के किस प्रावधान के द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? संविधान के किस भाग द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों अनुच्छेद 17। तो यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अनुच्छेद 17। 7 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो दोस्तों वो है अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19। तो यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए
भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? शिक्षा का अधिकार है ये दोस्तों कब जोड़ा गया? आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तों। ये जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा। संविधान के भाग 3 में नया अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया, जिसमें 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। तो यहाँ पर ये जो अधिकार जोड़ा गया था ये 1 अप्रैल 2010 को जोड़ा गया था ये, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 2010 को ये शिक्षा का अधिकार है ये जोड़ा गया था। तो इसमें 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा गलत है? गलत कौन सा है वो अपने को यहाँ पर बताना है, ठीक है। देखिए, मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का हिस्सा है, गलत है दोस्तों। मूल कर्तव्य अलग है, मौलिक अधिकार अलग है, ठीक है दोस्तों। मूल कर्तव्य आप सभी को पता है कि मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51A में मूल कर्तव्यों को समावेशित किया गया है, और जो मूल अधिकार है ये अनुच्छेद 12 से 35 तक है। तो दोनों अलग अलग चीज है। तो यहाँ पर पहला नंबर का ऑप्शन है वो इसमें गलत हो जाएगा। और अपने को क्या पूछा था कि गलत कौन सा है वही बताना है। तो यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का भाग नहीं है, बिल्कुल सही है दोस्तों। मूल कर्तव्य है, मौलिक अधिकारों का भाग नहीं है। भारतीय संविधान के भाग 4 क में मौलिक कर्तव्य गिनाए गए हैं, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 51 में प्रत्येक भारतीय नागरिक के लिए मौलिक अधिकार मौलिक कर्तव्यों की व्याख्या की गई है, बिल्कुल सही है। सारे सही है, पहला गलत है, ठीक है। और पहला ही अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, कौन सा कथन असत्य है वो अपने को यहाँ पर बताना है दोस्तों। देखिए, राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति बनता है, ये भी दोस्तों इसमें बिल्कुल सही है। क्या गलत है दोस्तों? बिल्कुल सही है। आगे देखिए, उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति ही करता है, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। देखिए, उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है ये संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के द्वारा एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा इसका चुनाव होता है। यहाँ पर उपराष्ट्रपति का चुनाव है वो भारत का राष्ट्रपति नहीं करता है, ये यहाँ पे गलत दे रखा है, तीसरा ऑप्शन। चौथा देखिए, भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे, बिल्कुल सही है। 3 नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा क्योंकि ये असत्य है। 11 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर बताना है कि कौन सा इसमें दोस्तों सत्य है। देखिए, केंद्र में मंत्री परिषद संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, गलत हो जाएगा दोस्तों। संसद में तो राज्यसभा भी आती है, राष्ट्रपति भी आता है और लोकसभा भी आती है, गलत हो जाएगा लोकसभा के प्रति, ठीक है। संसद गलत दे रखा है इसमें। आगे देखिए, संघीय मंत्री भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे, संघीय मंत्री, बिल्कुल सही है दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए, विधि निर्माण हेतु प्रस्ताव के बारे में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचित करेगा। विधि निर्माण हेतु प्रस्ताव के बारे में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचित करेगा, ये भी दोस्तों अपना क्या है इसमें गलत है। राष्ट्रपति को सूचित करने के लिए जरूरी नहीं है, राष्ट्रपति तो लास्ट में हस्ताक्षर ही करेगा। तो यहाँ पर अपना सिर्फ और सिर्फ दूसरा कथन है वो सत्य है। अपने को यहाँ पर कौन सा कथन सत्य है वो ही बताना था, तो केवल 2 यानी कि 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है, किसके द्वारा? तो ये भंग किया जा सकता है दोस्तों प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा दोस्तों लोकसभा को भंग किया जा सकता है अपने समय से पहले, ठीक है। आगे देखिए, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? राज्यसभा में राष्ट्रपति है वो कितने व्यक्ति मनोनीत कर सकता है? तो 12 व्यक्ति मनोनीत कर सकता है राज्यसभा में, ठीक है, और लोकसभा में 2। तो यहां पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 14 नंबर का प्रश्न है, राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं क्योंकि? राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं क्योंकि दोस्तों इसे विघटित नहीं किया जा सकता, ये एक स्थायी सदन है। यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर, ठीक है। आगे देखिए, 15 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन मनोनीत करता है? बताइए, भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन मनोनीत करता है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा का अध्यक्ष। तो यहाँ पर अपना इसमें
एक नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 सदस्य इसमें शामिल होते हैं। आगे देखिए 16 नंबर का प्रश्न है, भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है? भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है? तो दोस्तों किसमें निहित है? तो दोस्तों ये संसद में निहित है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, संसद। ठीक है, याद रखना, न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि है वो संसद कर सकती है। आगे देखिए, राज्यपाल के संदर्भ में असत्य कथन का अपने को यहाँ पर क्या करना है? चयन करना है। ठीक है, देखिए राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है, बिल्कुल सही है। वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है तथा वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त हो सकता है, बिल्कुल सही है। उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, ये भी दोस्तों बिल्कुल सही है। इसका मतलब 3 सही है, तो चौथा इसमें क्या है? गलत होगा। देखिए, यदि संबंधित राज्य की व्यवस्थापिका उसे पद से हटाए जाने का प्रस्ताव स्वीकार करती है तो वह पदावधि से पूर्व भी पदमुक्त किया जा सकता है, गलत हो जाएगा दोस्तों। देखिए यहाँ पे सीधी सी बात की गई है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के अलावा उसे कोई नहीं हटा सकता, सीधी सी बात मैं ये जानता हूँ। राष्ट्रपति ही उसको हटा सकता है और राष्ट्रपति ही उसको नियुक्त कर सकता है। तो ये अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति के पास में है। यहाँ पे 4 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए 18 नंबर का प्रश्न है, राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन करता है। राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन करता है तो कौन करता है? तो दोस्तों ये भारत का निर्वाचन आयोग करता है। यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, भारत का निर्वाचन आयोग। आगे देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो दोस्तों ये अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, दक्षिणी अफ्रीका में अपने निवास की अवधि में गांधी जी ने जिस पत्रिका को प्रकाशित किया था उसका नाम था। तो दोस्तों उसका नाम क्या था? ये तो सभी को पता होगा दोस्तों। तो दोस्तों उसका नाम था इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन नाम था। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, इंडियन ओपिनियन। आगे देखिए 21 नंबर का प्रश्न है, गांधी जी ने 1922 ईस्वी का असहयोग आंदोलन अकस्मात क्यों रोक दिया? यानी कि अचानक क्यों रोक दिया असहयोग आंदोलन को 1922 में? तो दोस्तों इसका प्रमुख कारण था चौरी चौरा में हिंसा भड़क उठी थी। चौरी चौरा में हिंसा भड़क उठी थी, यानी कि 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा नामक स्थान पर भीड़ ने एक पुलिस थाने में आग लगा दी थी, जिसके कारण 22 पुलिसकर्मी है वो मारे गए थे। गांधी जी ने आंदोलन वापस लेने की घोषणा की। ठीक है, और दोस्तों 12 फरवरी 1922 को यह आंदोलन समाप्त हो गया है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन से सही है? कौन से सही है वो अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए दोस्तों 4 कथन दे रखे हैं, अपने को कमेंट में कूट भाषा में अपने को बताना है कि कौन सा इसमें सत्य है। देखिए, असम भारत यानी कि असम भारत के लगी 80% पटसन का उत्पादन करता है, बिल्कुल सही है। पटसन दोमट मिट्टी में ज़्यादा अच्छी तरह उगता है, ये भी बिल्कुल सही है। गर्म तथा नम दशाएं पटसन उगाने के लिए आदर्श होती है, ये भी दोस्तों इसमें क्या है? बिल्कुल सही है। चौथा देखिए, आमतौर से पटसन गेहूं के चक्रानुक्रम में उगाया जाता है, गलत हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर ये गेहूं के चक्रानुक्रम में नहीं उगाया जाता है, तो यहाँ पर अपना इसमें सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों 1 2 3 कथन है वो इसमें बिल्कुल सत्य है। तो यहाँ पर अपना इसमें 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 23 नंबर का प्रश्न है, भारत में इस्पात कारखानों का कौन सा समूह स्वतंत्रता के पश्चात बनाए गए थे? भारत में इस्पात कारखानों का कौन सा समूह स्वतंत्रता के पश्चात बनाए गए थे? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला। भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला, ये तीनों इस्पात कारखाने हैं वो स्वतंत्रता के बाद में बनाए गए थे। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, इसमें राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता
प्रथम बार कब मिली? राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता प्रथम बार कब मिली? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों 1985 में प्रथम बार दोस्तों ये मान्यता मिली। तो यहाँ पर अपना इसमें सही उत्तर हो जाएगा 3 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर 1985 ईस्वी में। 25 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, सवाना का सर्वाधिक विस्तार है। सवाना का सर्वाधिक विस्तार है तो दोस्तों ये विस्तार है अफ्रीका में। ठीक है, सवाना घास के मैदान उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है जो मुख्यतः पूर्वी अफ्रीका में फैले हैं। तो यहाँ पर अपना इसमें 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा होती है। भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है पश्चिमी विक्षोभों से ये वर्षा होती है। ठीक है, भूमध्य सागर से जो चक्रवात उठते हैं उनसे ये वर्षा होती है, जिसको अपन पश्चिमी विक्षोभ भी बोल सकते हैं। यहाँ पर इसमें राइट आंसर है 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो कौन सा पठार स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है मालवा का पठार। तो यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा मालवा का पठार। आगे देखिए, निम्न में से कौन सी नदी श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम एवं श्रीरंगम द्वीपों का निर्माण करती है? बताइए, निम्न में से कौन सी नदी श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम एवं श्रीरंगम द्वीपों का निर्माण करती है? अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों इसमें कौन सा? तो वो है कावेरी। 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कावेरी। आगे देखिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये हेग नीदरलैंड में दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है। यहाँ पर 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, गुटनिरपेक्षता एक विचार है, एक वास्तविकता है, एक आंदोलन है तथा इतिहास परिवर्तन की एक बड़ी ताकत है। यह कथन किसका है? तो दोस्तों ये कथन किसका है? तो ये जवाहरलाल नेहरू का कथन है। किसका कथन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू का ये कथन है। तो इसमें 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे देखिए, गल्फ स्ट्रीम है। दोस्तों ये गल्फ स्ट्रीम क्या है? दोस्तों ये एक महासागरीय धारा है, महासागरीय गर्म जल धारा है ये। ठीक है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट के सारे ये प्रवाहित होती है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये एक महासागरीय धारा है, गर्म जल धारा। तो यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, एशिया तथा उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा पृथक होते हैं? एशिया तथा उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा पृथक होते हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों अपना इसमें बेरिंग जलडमरू मध्य, बेरिंग जलडमरू मध्य। तो यहाँ पर अपना इसमें 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार किसने किया था? भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार किसने किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार किया था। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, दादा भाई नौरोजी ने। 34 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में वर्ष 2011 की जनगणना में सबसे कम जनसंख्या घनत्व दर्ज किया गया है? निम्नलिखित में से किस राज्य में वर्ष 2011 की जनगणना में सबसे कम जनसंख्या घनत्व दर्ज किया गया है? अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, आगे देखिए, किस देश की आर्थिक वृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त माप है? बताइए, किस देश की आर्थिक वृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त माप है? तो वो माप कौन सा है? तो वो है दोस्तों प्रति व्यक्ति वास्तविक आय, प्रति व्यक्ति वास्तविक आय। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 36 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी भारत में राष्ट्रीय आय के आकलन के लिए उत्तरदायी है? निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी भारत में राष्ट्रीय आय के आकलन के लिए उत्तरदायी है? अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, ये तो सभी को पता है, CSO इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, आबादी की वृद्धि दर का तात्पर्य है। आबादी की वृद्धि दर का तात्पर्य क्या है? तो दोस्तों इसका तात्पर्य है प्रति 1000 लोगों में जन्मों की संख्या, प्रति 1000 लोगों में जन्मों की संख्या, ये आबादी की वृद्धि दर से तात्पर्य है। तो यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 38 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से असत्य कथन का चयन कीजिए। निम्न में से असत्य कथन का चयन कीजिए। यहाँ पर देखिए दोस्तों असत्य कथन कौन सा है? देखिए, भारत में
भारत में विश्व में फल उत्पादन में द्वितीय स्थान रखता है, बिल्कुल सही है। फलों की सर्वाधिक उत्पादकता कर्नाटक व आंध्र प्रदेश की है, बिल्कुल सही है। तीसरा देखिए इसमें, भारत में सर्वाधिक फल उत्पादक क्षेत्रफल क्रमशः महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश व गुजरात राज्य में पाया जाता है, बिल्कुल सही है। चौथा देखिए, भारत आम, अमरूद, केला, पपीता, अनार, आंवला, काजू के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है, बिल्कुल सही है। ये सारे के सारे दोस्तों इसमें सही है। अपने को असत्य कथन बताना था, इसमें सारे ये सारे सही है, तो यहाँ पर 5 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। 39 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्न में से असत्य कथन कौन सा है। इसमें भी अपने को क्या बताना है, असत्य कथन कौन सा है। देखिए दोस्तों यहाँ पर, भारत चीन के बाद विश्व में दूसरा सबसे बड़ा रेशम उत्पादक देश है, बिल्कुल सही है। मूंगा रेशम उत्पादन में भारत को एकाधिकार प्राप्त है और भारत में भी असम को एकाधिकार प्राप्त है, ठीक है। तीसरा देखिए इसमें, आंध्र प्रदेश कच्चा रेशम उत्पादन में देश में पहला स्थान रखता है, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। देखिए कर्नाटक पहला स्थान रखता है कच्चा रेशम के उत्पादन में, ठीक है, और दूसरा स्थान आंध्र प्रदेश रखता है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है कि आंध्र प्रदेश पहला स्थान रखता है, गलत हो जाएगा, पहला नहीं दूसरा स्थान रखता है। तो ये तीसरा नंबर का कथन है वो गलत है और यही अपना राइट आंसर हो जाएगा। जूट उत्पादन में देश में पश्चिम बंगाल, बिहार व असम का क्रमशः पहला, दूसरा व तीसरा स्थान है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 40 नंबर का प्रश्न है, किस चरण में रचनात्मक चिंतन का विकास आरंभ होता है। किस चरण में रचनात्मक चिंतन का विकास आरंभ होता है, अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों बाल्यावस्था में। तो यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बाल्यावस्था में। आगे देखिए 41 नंबर का प्रश्न है, विकास के किस चरण को नायक पूजा की प्रवृत्ति का प्राचुर्य कहा जाता है। विकास के किस चरण को नायक पूजा की प्रवृत्ति का प्राचुर्य कहा जाता है, अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है प्रारंभिक किशोरावस्था, प्रारंभिक किशोरावस्था। तो यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 42 नंबर का प्रश्न है, पियाजे के अनुसार विकास के इंद्रिय गतिक चरण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक परिणाम क्या है। पियाजे के अनुसार विकास के इंद्रिय गतिक चरण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक परिणाम क्या है, तो दोस्तों वो परिणाम है कौन सा, तो वो है वस्तु स्थायित्व। वस्तु स्थायित्व है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 43 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए शारीरिक विकास की गति किस अवस्था में बहुत कम हो जाती है। शारीरिक विकास की गति किस अवस्था में बहुत कम हो जाती है, राइट आंसर हो जाएगा वो है बाल्यावस्था में, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, बाल्यावस्था में। आगे देखिए, निम्नांकित में से कौन सी बुद्धि का संप्रत्यय साहचर्यात्मक चिंतन का प्रयोग करता है। निम्नांकित में से कौन सी बुद्धि का संप्रत्यय साहचर्यात्मक चिंतन का प्रयोग करता है, अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है भावात्मक बुद्धि, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों दूसरा नंबर का ऑप्शन आप कर लेना, भावात्मक बुद्धि, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर देखिए दूसरा ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पे 2 नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 45 नंबर प्रश्न है, गेने के अधिक्रम के नियम अधिगम के अंतर्गत किसे नहीं शामिल किया जाएगा। बताइए दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। गेने के अधिक्रम के नियम के अंतर्गत दोस्तों इसमें देखिए संप्रत्यय अधिगम को शामिल किया गया है, विभेदीकरण अधिगम को भी शामिल किया गया है, उद्दीपक अनुक्रिया को भी शामिल किया गया है, समस्या समाधान अधिगम को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर अपना इसमें 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, थॉर्नडाइक ने अधिगम के 3 प्रमुख नियम बताए हैं, निम्न में से कौन सा नियम इन प्रमुख नियमों में सम्मिलित नहीं है। तो दोस्तों 4 नियम दे रखे हैं यहाँ पर, जिसमें से 3 नियम ही लिए हैं थॉर्नडाइक ने अधिगम के, और दोस्तों यहाँ पे अपने को बताना है कि वो कौन सा नियम नहीं है। देखिए दोस्तों, अभ्यास का नियम है, प्रभाव का नियम है, तत्परता का नियम है। ये तीनों नियम तो दोस्तों अधिगम के 3 प्रमुख नियम हैं, थॉर्नडाइक ने बताए हैं। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, आत्मीकरण का नियम, 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 47 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए किसी विद्यार्थी का शैक्षिक निष्पादन प्रकार्य है। किसी विद्यार्थी का शैक्षिक निष्पादन प्रकार्य है, तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों इसमें इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, वो है दोस्तों योग्यता एवं अभिप्रेरणा का।
यहाँ पर एक नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, योग्यता एवं अभिप्रेरणा का। आगे देखिए, अचेतन अभिप्रेरण का विचार है किस मनोवैज्ञानिक का एक महत्वपूर्ण योगदान है। अचेतन अभिप्रेरण का विचार है किस मनोवैज्ञानिक का एक महत्वपूर्ण योगदान है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों फ्रायड का। यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, फ्रायड का। आगे देखिए 49 नंबर का प्रश्न है, निम्नांकित अधिगम मनोवैज्ञानिक की सूची में किसने भावाभिवेश को अधिगम का एक स्वरूप स्वीकार किया। निम्नांकित अधिगम मनोवैज्ञानिक की सूची में किसने भावाभिवेश को अधिगम का एक स्वरूप स्वीकार किया। अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों टोलमैन ने। तो यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, टोलमैन। ठीक है, एडवर्ड टोलमैन पूरा नाम है और ये अमेरिकी शिक्षा मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, आगे देखिए 50 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए कथागत शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में निम्नांकित में से कौन सी प्रबलन की अनुसूची आमतौर से नहीं पाई जाएगी। बताइए, कथागत शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में निम्नांकित में से कौन सी प्रबलन की अनुसूची आमतौर पर नहीं पाई जाएगी। तो दोस्तों वो नहीं पाई जाएगी अविराम अनुसूची। तो यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है। कक्षागत शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में अविराम सूची प्रबलन की अनुसूची में नहीं पाई जाती है। तो यहाँ पर अपना इसमें 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे देखिए, एक व्यक्ति अपरिपक्व, आत्म केंद्रित, विलोभित और ध्यान आकर्षित करने वाला व्यवहार दर्शाता है। इस प्रकार के व्यक्तिगत को क्या कहते हैं। बताइए, एक व्यक्ति अपरिपक्व, आत्म केंद्रित, विलोभित और ध्यान आकर्षित करने वाला व्यवहार दर्शाता है, इस प्रकार के व्यक्तिगत को क्या कहते हैं। अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है नाट्यपूर्ण व्यक्तित्व है। तो यहाँ पर अपना इसमें सही उत्तर हो जाएगा नाट्यपूर्ण व्यक्तित्व है। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, एक मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति निम्नांकित में से कौन सा व्यवहार दर्शाएगा। एक मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार दर्शाएगा। तो कौन सा व्यवहार दर्शाएगा, तो दोस्तों वो दर्शाएगा अपनी गलतियों को सुधारने के लिए युक्तियों का पता लगाना। 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, इसमें याद रखना। आगे देखिए, किस सिद्धांत का प्रतिपादन BL स्किनर ने किया था। किस सिद्धांत का प्रतिपादन BL स्किनर ने किया था। अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों लघुपदीय सिद्धांत। लघुपदीय सिद्धांत का प्रतिपादन BL स्किनर ने किया था। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 54 नंबर का प्रश्न है, एक अनुसंधानकर्ता व्यवहारिक स्थितियों में आरोपित उचित नियंत्रणों के साथ छात्रों की उपलब्धि पर पुनर्बलन के प्रभाव का अध्ययन कर रहा है। इस स्थिति में किए जाने वाले अनुसंधान को क्या कहते हैं। बताइए, एक अनुसंधानकर्ता व्यवहारिक स्थितियों में आरोपित उचित नियंत्रणों के साथ छात्रों की उपलब्धि पर पुनर्बलन के प्रभाव का अध्ययन कर रहा है। इस स्थिति में किए जाने वाले अनुसंधान को क्या कहते हैं। इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, उसको कहते हैं दोस्तों क्या, उसको कहते हैं व्यवहार अनुसंधान। तो यहाँ पर अपना इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, व्यवहार अनुसंधान। 55 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए किस सिद्धांत का आधार फ्रायड एवं जुग की अवधारणाएं हैं। किस सिद्धांत का आधार फ्रायड एवं जुग की अवधारणाएं हैं। इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। तो यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए बहिर्मुखी मुखी कर लेना इसको, ठीक है। बहिर्मुखी विद्यार्थी अंतर्मुखी विद्यार्थी से किस विशेषता के आधार पर भिन्न होता है। बताइए, बहिर्मुखी विद्यार्थी अंतर्मुखी विद्यार्थी से किस विशेषता के आधार पर भिन्न होता है। तो दोस्तों ये होता है मजबूत भावनाएं, पसंदगी एवं नापसंदगी के आधार पर। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 57 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने अधिगम का अनुबंधित अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किया। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने अधिगम का अनुबंधित अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो दोस्तों ये किया पेवलव ने, ठीक है, पावलव भी बोल सकते हैं इसको। तो यहाँ पर अपना इसमें 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर, ठीक है। आगे देखिए, बालकों को अभिप्रेरणा प्रदान करने हेतु उत्तम उपाय है। बालकों को अभिप्रेरणा प्रदान करने हेतु उत्तम उपाय कौन सा है। तो वो है नवाचारों का प्रयोग। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, नवाचारों का प्रयोग। आगे देखिए, व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप है। व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप कौन सा है। तो दोस्तों वो स्वरूप है कौन सा,
तो वो है मनोवैज्ञानिक शारीरिक। मनोवैज्ञानिक शारीरिक, तो यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है। अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है स्वाभाविक और कृत्रिम होता है। स्वाभाविक और कृत्रिम होता है अभिप्रेरणा का वर्गीकरण, तो यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 61 नंबर प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि है। प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? तो वो विधि है दोस्तों इसमें अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्थापन। अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्थापन, तो यहाँ पर अपना इसमें 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकते हैं। एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकते हैं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है आदर्श रूप से बर्ताव कर। आदर्श रूप से बर्ताव कर, 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, आदर्श रूप से बर्ताव कर। ठीक है, यहाँ पे देखिए 63 नंबर का प्रश्न है, एक संतुलित व्यक्तित्व वह है जिसमें, एक संतुलित व्यक्तित्व वह है जिसमें दोस्तों देखिए मजबूत अहम को बनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें 4 नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, आपकी कक्षा का एक बच्चा किसी समस्या को समझने का प्रयास कर रहा है, आप उस बच्चे के विषय में क्या कहेंगे? तो आप उस बच्चे के विषय में क्या कहेंगे? तो दोस्तों देखिए, बच्चे में वैज्ञानिक सोच का विकास हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, सीखने का वह सिद्धांत जो केवल अवलोकित व्यवहार पर निर्भर करता है, यानी कि निर्भर है। सीखने का वह सिद्धांत जो केवल अवलोकित व्यवहार पर निर्भर है, सीखने के सिद्धांत से जुड़ा है। अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों इसमें व्यवहारात्मक। 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, संवेग की उत्पत्ति किससे होती है? संवेग की उत्पत्ति किससे होती है? तो दोस्तों ये होती है मूल प्रवृत्तियों से। मूल प्रवृत्तियों से होती है, 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 67 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, यदि एक विद्यार्थी लगातार निम्नतर श्रेणी प्राप्त करती है या करता है, एक विद्यार्थी लगातार निम्नतर श्रेणी प्राप्त करता है, तो उसके अभिभावक को उसकी सहायता हेतु परामर्श दिया जा सकता है। उसकी सहायता हेतु परामर्श दिया जा सकता है, तो दोस्तों ये दिया जा सकता है वह अध्यापकों की घनिष्ठ संगति में कार्य करे। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, सृजनात्मक चिंतन सदैव होता है। सृजनात्मक चिंतन सदैव होता है, तो दोस्तों ये होता है रचनात्मक होता है। 2 नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, रचनात्मक। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, अपना इसमें 69 नंबर प्रश्न है, एक 10 वर्ष का बालक है, यानी कि एक 10 वर्ष का बालक अपनी बुद्धि का प्रदर्शन 12 वर्ष के बालक के समान करता है, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? तो दोस्तों उसकी बुद्धि लब्धि है वो क्या होगी, वो अपने को यहाँ पर क्या करना है, बताना है। तो दोस्तों देखिए, उसकी जो बुद्धि लब्धि है वो होगी कितनी? तो दोस्तों वो होगी 120। कितनी होगी? 120। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे 10 × 12/100/100। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें 120 बुद्धि लब्धि होगी उसकी। आगे देखिए, नृत्य की कथक शैली का आदिम घराना है। नृत्य की कथक शैली का आदिम घराना कौन सा है? तो वो है दोस्तों जयपुर। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जयपुर। ठीक है, आगे देखिए, कामायचा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन इसमें सत्य है वो बताना है। देखिए, यह एक तत्वादय यंत्र है, बिल्कुल सही है। इसमें 27 तार होते हैं, बिल्कुल सही है। इसके मुख्य प्रयोगकर्ता मांगणियार हैं, बिल्कुल सही है। यह पूर्वी राजस्थान में मुख्य प्रचलित है, गलत हो जाएगा। ये पश्चिमी राजस्थान में मुख्यतः प्रसिद्ध है। और मांगणियार जो जाति के जो लोग हैं वो दोस्तों इस कामायचा वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 72 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, प्रसिद्ध राजस्थानी लोक नृत्य की गुलाबों का संबंध है। दोस्तों गुलाबों का जो संबंध है वो किससे है? तो ये संबंध है दोस्तों कालबेलिया नृत्य से। किससे संबंधित है? कालबेलिया नृत्य से संबंधित है दोस्तों गुलाबों का संबंध। आगे देखिए, चारबैत जो राजस्थान की प्रचलित लोक गायन शैली है, कहाँ की प्रसिद्ध है? तो दोस्तों ये शैली है, ये कहाँ की प्रसिद्ध है?
राइट आंसर हो जाएगा ये शैली प्रसिद्ध है दोस्तों टोंक की। तो यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, टोंक की शैली प्रसिद्ध है दोस्तों। आगे देखिए, दाऊदी बोहरा समुदाय का प्रमुख उपासना स्थल है। दाऊदी बोहरा समुदाय का प्रमुख उपासना स्थल कौन सा है? तो वो उपासना स्थल है दोस्तों गलियाकोट, जो डूंगरपुर में है। 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए 75 नंबर प्रश्न है, निम्न में से दादूपंथी संत कौन है? निम्न में से दादूपंथी संत है वो कौन है? तो दोस्तों वो है संत रज्जब जी। संत रज्जब जी हैं, ये दादूपंथी संत है। तो यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। 76 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, मुगल सम्राट अकबर द्वारा जिस संत को फतेहपुर सीकरी आमंत्रित किया गया था वह था। मुगल सम्राट अकबर द्वारा जिस संत को फतेहपुर सीकरी आमंत्रित किया गया था वह था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों दादू दयाल। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों 1585 में फतेहपुर सीकरी की यात्रा के दौरान दादू ने मुगल सम्राट अकबर से भेंट की थी। ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, बाड़मेर जिले में तिलवाड़ा गांव में स्थित मंदिर किस लोक देवता से संबंधित है? तो दोस्तों तिलवाड़ा गांव में कौन सा मंदिर है? तो दोस्तों मल्लीनाथ जी का मंदिर है। ये तो आप सभी को पता होगा। राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और इन्हीं के नाम पर दोस्तों बाड़मेर का नाम है वो मालाना पड़ा था। ठीक है। आगे देखिए, जैसलमेर के नरेश कुलदेवी के रूप में निम्न में से किस देवी की पूजा करते हैं? तो दोस्तों कौन सी देवी की पूजा करते हैं? तो वो करते हैं स्वांग्या माता। ठीक है। कौन सी माता? स्वांग्या माता। इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, स्वांग्या माता। ठीक है। आगे देखिए, अन्नपूर्णा देवी किस राज परिवार की आराध्य देवी है? अन्नपूर्णा देवी किस राज परिवार की आराध्य देवी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कछवाहा राजवंश की। इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, अजमेर जिले का कौन सा स्थान कोडामार होली उत्सव हेतु प्रसिद्ध है? अजमेर जिले का कौन सा स्थान कोडामार होली उत्सव हेतु प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों इसमें भिनाय अजमेर। ठीक है। ये भिनाय कहाँ पर पड़ता है? अजमेर में। ठीक है। भिनाय की प्रसिद्ध है दोस्तों ये कोडामार होली। 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 81 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, नेवलों की पूजा किस दिन की जाती है? दोस्तों नेवलों की जो पूजा है ये की जाती है निड्री नवमी को। निड्री नवमी को। तो यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी को मनाने वाला त्यौहार कौन सा है? भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी को मनाने वाला त्यौहार कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों इसमें उपछठ। तो यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा उपछठ। आगे देखिए 83 नंबर का प्रश्न है, मोठड़ा वेशभूषा के कौन से प्रकार के अंतर्गत आता है? मोठड़ा वेशभूषा के कौन से प्रकार के अंतर्गत आता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ओढ़नी। तो यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ओढ़नी। ठीक है। आगे देखिए 84 नंबर का प्रश्न है, दामन नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? दामन नामक आभूषण है ये कहाँ पहना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ये दामन नामक आभूषण है ये हाथ में पहना जाता है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, हाथ में। 85 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार, यह किस दुर्ग के शासक से संबंधित है? यह कौन से दुर्ग के शासक से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा रणथंभौर दुर्ग के शासक से संबंधित है दोस्तों। ये हमीर जो शासक था ये हमीर देव चौहान की बात हो रही है। और ये दोस्तों कहाँ का शासक था? तो ये रणथंभौर का शासक था। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, जोधपुर के निकट ओसिया मंदिरों का समूह है किसकी देन है? जोधपुर के निकट ओसिया मंदिरों का जो समूह है ये किसकी देन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें प्रतिहार वंश की देन है दोस्तों ये। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखिए, रणकपुर मंदिर किस तीर्थकर को समर्पित है? रणकपुर मंदिर है ये कौन से तीर्थकर को समर्पित है? राइट आंसर हो जाएगा वो है आदिनाथ को ये समर्पित है। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 88 नंबर प्रश्न है, सुमेलित कीजिए सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दे रखा है। अपने को बताना है कि कौन सा पैलेस या महल है वो कहाँ पर है। दोस्तों देखिए यहाँ पर
फतेह प्रकाश महल है, ये कहाँ पर है? फतेह प्रकाश महल, ये दोस्तों चित्तौड़गढ़ में है। कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में है। सुख महल पैलेस कहाँ पर है? सुख महल पैलेस है, ये दोस्तों बूंदी में है। कहाँ पर है? बूंदी में है। और देखिए केसर विलास पैलेस है, ये कहाँ पर है? तो ये दोस्तों सिरोही में है। ठीक है। और किशोरी महल कहाँ पर है? तो ये भरतपुर में है। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 4 1 3, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 2 4 1 3 यानी कि 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, उदयपुर में आड़ की छत्रियां किस वंश के राज परिवार से संबंधित है? उदयपुर में आड़ की छत्रियां किस वंश के राज परिवार से संबंधित हैं? अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है सिसोदिया राजवंश के परिवार से संबंधित है ये। तो यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राजस्थान में भित्ति चित्रों को चिरकाल तक जीवित रखने के लिए एक आलेखन पद्धति है जिसे कहते हैं। राजस्थान में भित्ति चित्रों को चिरकाल तक जीवित रखने के लिए एक आलेखन पद्धति है जिसे कहते हैं। तो दोस्तों उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं दोस्तों आरासे। ठीक है, आरासे बोलते हैं उसको। 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 91 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, पर्यावरण संरक्षा हेतु प्राणों तक का बलिदान देने के लिए कौन सा संप्रदाय प्रसिद्ध है? पर्यावरण संरक्षा हेतु प्राणों तक का बलिदान देने के लिए कौन सा संप्रदाय प्रसिद्ध है? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों बिश्नोई संप्रदाय। पेड़ों के लिए इन्होंने अपनी जान भी दी थी। राइट आंसर हो जाएगा इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ठीक है, आगे देखिए 92 नंबर का प्रश्न, सर्वप्रथम किसने मानव व्यापार प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया था? किसने मानव व्यापार प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया था? राइट आंसर हो जाएगा ये किया था दोस्तों महाराव राम सिंह ने। ठीक है, महाराव राम सिंह ने दोस्तों ये सर्वप्रथम है वो मानव व्यापार प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया था। ठीक है, और ये कोटा राज्य के शासक थे। यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, डूंगरपुर स्थित नौलखा बावड़ी किसने बनवाई? डूंगरपुर स्थित नौलखा बावड़ी किसने बनवाई? तो ये बनवाई थी दोस्तों रानी प्रेमल देवी ने। रानी प्रेमल देवी ने। तो यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, रानी प्रेमल देवी ने। आगे देखिए, किस शहर को सिटी ऑफ स्टेप वेल्स कहा जाता है? किस शहर को सिटी ऑफ स्टेप वेल्स कहा जाता है? अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है दोस्तों बूंदी को। यहाँ पर अपना इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 95 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में किस भौतिक क्षेत्र में मुकुंदरा की पहाड़ियाँ स्थित है? राजस्थान में किस भौतिक क्षेत्र में मुकुंदरा की पहाड़ियाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों हाड़ौती पठार। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है इसमें 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, हाड़ौती पठार। 96 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित वक्तव्यों के संदर्भ में कौन सा निष्कर्ष सही है? निम्नलिखित वक्तव्यों के संदर्भ में कौन सा निष्कर्ष सही है? तो दोस्तों कौन सा निष्कर्ष सही है? कथन ए और कथन आर दे रखा है, अपने को बताना है कि कौन सा सही है। देखिए दोस्तों यहाँ पे कथन देखिए, पश्चिम के बालू का मैदान में उष्ण कटिबंधीय कंटीली वनस्पति मिलती है, बिल्कुल सही है। कथन आर में देखिए, यहाँ कम वर्षा, अधिक तापांतर, निम्न सापेक्षिक आर्द्रता, मृदा में नमी का अभाव है, बिल्कुल सही है। तो दोस्तों इसमें ए और आर दोनों कथन सही है और आर है वो एक ही सही व्याख्या भी करता है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित अरावली की प्रमुख चोटियां हैं। निम्नलिखित अरावली की प्रमुख चोटियां हैं वो कौन सी है? तो दोस्तों वो है दोस्तों इसमें देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा गुरु शिखर, अचलगढ़, कुंभलगढ़, शेर और जरगा, ये 5 चोटियों के नाम दे रखे हैं। तो देखिए सबसे ऊंची चोटी तो आप सभी को पता है कि गुरु शिखर है जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। ठीक है, कितनी है? 1722 मीटर। तो गुरु के बाद में यानी कि गुरु शिखर के बाद में चोटी आती है कौन सी? शेर। दूसरे नंबर पर शेर आती है और शेर की ऊंचाई है दोस्तों 1597 मीटर। ठीक है, फिर उसके बाद में नंबर आता है दोस्तों किसका? तो उसके बाद में नंबर आता है दोस्तों जरगा का। ठीक है, तीसरे नंबर पर जरगा, फिर उसके बाद में दोस्तों अचलगढ़। ठीक है, और फिर उसके बाद में कुंभलगढ़। ठीक है, अचलगढ़ की 1380 मीटर और कुंभलगढ़ की 1224 मीटर है। ठीक है, यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें 1 4 5 2 3, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 1 4 5 2 3 यानी कि अपना इसमें 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 98 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एक तरफ मिट्टी दे रखी है, दूसरी तरफ अपने को क्षेत्र दे रखा है। कौन से क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? देखिए यहाँ पे वर्टिसोल्स मिट्टी है, ये दोस्तों हाड़ौती क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, हाड़ौती क्षेत्र यानी कि कोटा बारा, बूंदी, झालावाड़ में। ठीक है, और यहाँ पे देखिए एंटीसोल्स मृदा है,
ये पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है एंटीसोल्स। और एरिडीसोल्स पाई जाती है दोस्तों, ये शेखावाटी क्षेत्र में पाई जाती है, सीकर चूरू झुंझुनू क्षेत्र में। और काली मिट्टी है, ये भी दोस्तों हाड़ौती प्रदेश में पाई जाती है। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 1 3 4, 2 1 3 4 अपना इसमें क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर आप यहाँ पे 2 1 4 3 कर लेना। ठीक है, 2 1 3 4। आगे देखिए दोस्तों अपना इसमें थोंटवेट के अनुसार राजस्थान के अधिकांश भाग जिस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं, बताइए अधिकांश भाग कौन सी जलवायु प्रदेश में आता है, तो वो आता है दोस्तों DAW जलवायु प्रदेश में। ठीक है, तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए 100 नंबर का प्रश्न है, डेगाना जिस खनन के लिए जाना जाता है, डेगाना कौन से खनन के लिए जाना जाता है, ये जाना जाता है दोस्तों टंगस्टन के लिए। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, टंगस्टन के लिए जाना जाता है, 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। तो दोस्तों ये मैंने आज आपको सेकंड ग्रेड में फर्स्ट पेपर के लिए 4था नंबर का मॉडल पेपर है वो कंप्लीट करवा दिया है। प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं, और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।